अप्रैल को चौथे मरहले के तहत वोटिंग होना है और ऐसे में सियासी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर इल्जाम लगा रही हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुल्क के खजाने को कुछ लोगों ने लुटा दिया है। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही नरेंद्र मोदी को बंगाल की याद क्यों आती है। वहीं झारखंड के दानिश्वरों और कलमकारों ने जमहूरी हुकूमत के कयाम के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। नाज़रीन, इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। उड़ीसा के बालेश्वर में राहुल गांधी अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। पूछना चाहता हूं आपसे, मेरा जवाब दो। हाँ, क्या मैंने कहा अगर 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया गया हिंदुस्तान में, 12 साल के बच्चे से पूछा, अगर 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया जाए हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान को फायदा होगा या नुकसान? बिना एक सेकंड में 12 साल का बच्चा कहता है राहुल जी नुकसान होगा। फायदा कैसे हो सकता है? 12 साल का बच्चा बात समझ गया। चौकीदार जी को यह बात समझ नहीं आई या समझ आई और चौकीदार आपके जेब में से पैसा निकालकर अनिल भाई, अच्छा नाम आप जानते हो, देखो सब नाम जिन्होंने आपसे पैसा चोरी किया सबके नाम आप जानते हो। बड़ी सुंदर बात है, देखो मैं बताता हूं। अनिल, मेहुल, नीरव, ललित, विजय, देखिए सब नाम आप जानते हो। इन चोरों ने हमें, अच्छा आखिरी नाम भूल गया, नरेंद्र, सब नाम जानते हो। लिस्ट है आपके पास भैया। नीरव मोदी ने 35,000 लिए, 35,000 करोड़। मेहुल चौकसी, विजय माल्या और कंट्रोलर चौकीदार ने पूरों को दिया। इसलिए हम आपको न्याय योजना देने जा रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी न्याय योजना दे रहे हैं, पैसा कहां से आएगा? और फिर एक भाषण में उन्होंने कहा, मिडिल क्लास के लोगों को डराने के लिए कहा, राहुल गांधी मिडिल क्लास से, मध्यम वर्ग से पैसा लेकर गरीबों को देगा। तो भाइयों बहनों, आज के टीवी के जमाने में घर बैठे सब कुछ देखने को मिल जाता है, फिर भी इतनी गर्मी में तपने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आपका ये उत्साह, ये उमंग नतीजे तय कर देता है। भाइयों बहनों, ये वो लोग जो कुछ दिन पहले तक मोदी को गाली देने में कंपटीशन में जुटे थे, ये महामिलावटी लोग, इन्होंने हर एक ने एक स्पेशल ब्रांच खोल के रखी है। वो दुनिया के अलग अलग डिक्शनरी खोजती रहती है और उस डिक्शनरी में से निकालती है कि आज मोदी को कौन सी गाली देंगे। और उनके बीच में स्पर्धा चल रही है, कौन किसको ज्यादा गाली दे, कौन मोदी को बड़ी गाली दे। ये इसी में लगे हुए हैं। लगातार आपने सुना लेता है, वापस नहीं देता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। मुझे आप ये समझा दीजिए, इस बात को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदुस्तान का सबसे अमीर लोग लाखों करोड़ रुपए लेते हैं, चोरी करते हैं, बैंक से चोरी करते हैं, वापस नहीं देते, वो लंदन में बैठे रहते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। और हिंदुस्तान का गरीब किसान 20,000 रुपए, छोड़ो 20,000, 10,000 रुपए लेता है, वापस नहीं देता, उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। ये आपको न्याय लगता है? ठीक लगता है क्या? ठीक लगता है? इसके बारे में कुछ नहीं करना क्या?
कुछ करना चाहिए, हां या ना? हाँ, नहीं, जोरों से बोलिए, करना चाहिए, हां या ना? अब मैं आपको बताता हूं क्या करा जाएगा। ऐतिहासिक काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है ओडिशा के किसानों के लिए। 2019 के बाद चुनाव होते ही, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही एक नया कानून बनाया जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान, किसी भी प्रदेश का किसान कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। मोदी जी, आप पहले उस चोर को अंदर डालो, अनिल अंबानी को अंदर करो, मेहुल चौकसी को अंदर करो, विजय माल्या को अंदर करो, फिर हम किसान की बात करेंगे। अगर वो अंदर नहीं होंगे जेल में, तो फिर ये भी किसान अंदर नहीं होंगे जेल में, ये भी बाहर घूमेंगे। और किसानों के लिए दूसरी बात, ऐतिहासिक एक बजट होता है हिंदुस्तान में, पार्लियामेंट हाउस में पेश होता है, पीयूष गोयल जी ने पेश किया इस बार का ये चुनाव है। ये दुनिया में भारत का सही स्थान तय करने का चुनाव है। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया में भारत की भूमिका क्या होगी, आने वाले 5 वर्ष में तय करने वाला है। लिहाजा इस चुनाव का नेतृत्व भी वो करोड़ों बेटे बेटी कर रहे हैं जो 21वीं सदी में पहली बार देश की सरकार चुन रहे हैं। ये वो नौजवान है जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। हमारे में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 20वीं सदी का भी प्रभाव है और 21वीं सदी का भी शुरुआत है। लेकिन ये नौजवान ऐसे हैं, इनको 20वीं सदी की हवा कभी लगी नहीं है। ये सब 21वीं सदी के तेज तर्रार नौजवान है। धान के लिए छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलता है, आपको क्या मिलता है? कितना मिलता है? 1500, 1700। आपको 1700 और आपके बॉर्डर के बिल्कुल पास 2500। 2500। पटनायक जी का अन्याय 1200। ये 1700 छोड़ो, 1200। तो आपने क्या गलती की भैया कि छत्तीसगढ़ में 2500 और आपको 1200? ये आपने क्या कर दिया? क्या गलती की? पटनायक जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। जैसे ही यहां कांग्रेस की सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ वाले थोड़े गुस्सा होंगे, मगर यहां पे 2500 नहीं 2600 होगी धान का रेट। अब थोड़ा सा मैं आदिवासियों के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, हम आपकी जमीन की लड़ाई लड़े, नियामगिरी में लड़ाई लड़े, भट्टा परसौल में लड़ाई लड़े, और हम जमीन अधिकरण बिल लाए। आपसे बिना पूछे आपकी जमीन नहीं छीनी जा सकती। ट्राइबल बिल लाए, पैसा कानून लाए, जल, जंगल और जमीन। आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन, इनका हक हमने आपको दिया। जैसे ही नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने इन सब बिल को रद्द करने की कोशिश की। हर प्रदेश में जाके उन्होंने इस बिल को खत्म करने की कोशिश की, पार्लियामेंट हाउस में रद्द करने की कोशिश की। हम लड़े। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी, आदिवासियों की जमीन की रक्षा होगी, जल की, जंगल की, जमीन की रक्षा होगी। छत्तीसगढ़ में फिर से कहना चाहता हूं, बस्तर में आप देखिए कैसा निर्णय लिया।
बस्तर में टाटा कंपनी ने आदिवासियों से जमीन ली थी। जमीन अधिग्रहण बिल में लिखा है अगर 5 साल के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडस्ट्री चालू नहीं की तो जमीन वापस आदिवासियों को दी जाएगी। बस्तर में पहली बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया, टाटा से जमीन लेकर वापस छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को दे दी। किसने किया? किसने किया? मुझे अपेक्षा नहीं थी कि जबलपुर के लोग मेरी परीक्षा में नापास हो जाएंगे। आप सब नापास हो गए। आपने कह दिया सब मोदी ने किया। गलत, आपका सवाल गलत, जवाब गलत। किसने किया? अरे आप तो अभी भी छोड़ते नहीं अपनी बात को। ये मोदी ने नहीं, आपके एक वोट ने किया है। तो नाज़रीन, हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के जबलपुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी रैली को खिताब कर रहे हैं और वहीं हमने दिखाया कि उड़ीसा के बालासुर में राहुल गांधी भी अवामी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। भाई इलेक्शन का जमाना है, इस तरह की रैलियां जो हैं वो होती रहेंगी और इलेक्शन एक्सप्रेस में हम इसीलिए आपको तमाम तर सियासी सरगर्मियों से वाकिफ करवाते हैं। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अवामी रैली से खिताब किया और कारकुनान से मोहब्बत भाईचारगी कायम करने की अपील कर डाली। पीएम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये लोकतंत्र एक फेस्टिवल होता है, एक उमंग और उत्साह होता है। हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ी चलाते हैं, लेकिन किसी को नुकसान हो, कोई खड़ा है और पीछे जाकर के तो बम नहीं फोड़ते ना। फोड़ते हैं क्या? नहीं फोड़ते ना। लोकतंत्र में भी हमारा कितना ही विरोधी क्यों ना हो, टीवी इंटरव्यू में हम तू मैं करेंगे, सब करेंगे, अखबार में करेंगे, भाषण में करेंगे, लेकिन दोस्ती, भाईचारा, ये लोकतंत्र की सही चीज है। करेंगे। कोई टंटा फिसा झगड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। और एक बार आप करेंगे ना, और दल भी ऐसा करना सीख जाएंगे। हमें किस पार्टी से कौन उम्मीदवार है, ये है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं है, वो लंबा है, वो काला है, वो गोरा है, वो टेढ़ा है, वो मेढ़ा है, कृपा करके ऐसी चर्चा मत करें, बिल्कुल मत करें। हर उम्मीदवार सम्माननीय है, हर उम्मीदवार आदरणीय है। वो भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मैदान में आया है। वो हमारा दुश्मन नहीं है। हेकड़ी नहीं मारनी है दोस्तों, पूरी तरह सर झुका करके, हाथ जोड़ करके, नमन करके हमने नम्रता के साथ चुनाव लड़ना है। आप अगर मोदी के सिपाही हैं, हम जो टीवी में झगड़ा करते हैं या भाषण में झगड़ा करते हैं, उससे प्रेरणा मत लीजिए। दोस्ती, प्रेम, ये राजनीति में बहुत जरूरी है, जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। मगरबी बंगाल की अगर बात करें तो यहां तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी ने अवामी रैली से खिताब किया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही नरेंद्र मोदी को बंगाल की याद क्यों आती है। अभी तो लगता है किसी में जाने भी डरता है, खाली बंगाल में ऑर्डर डुबकी मारता है। अभी पहले नहीं आया, बाढ़ में नहीं आता है, धूप में नहीं आता है, कोई चीज में नहीं आता है। चुनाव का टाइम में बोलता है बंगाल से वोट चलाइए,
हम बोला बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा। क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा और उसमें कापूर दे देगा। जैसे लड्डू में किशमिश और काजू बादाम देते हैं ना, वैसे मिट्टी में लड्डू है और उसमें कापूर लगेगा और पूरा दांत तोड़ देगा, पूरा ऐसा ऐसा मिठाई देगा। वो हिंदू धर्म को बात करते हैं, हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है। हम माता की पूजा नहीं करते, हम दुर्गा पूजा नहीं करते, हम गणपति पूजा नहीं करते, हम जगन्नाथ पूजा नहीं करते, हम शिव पूजा नहीं करते, सब पूजा हम लोग करते। और बोलता है ममता जी आपको दुर्गा पूजा करने नहीं देता है। क्या माँ भाई बोलेंगे दुर्गा पूजा नहीं होता है? दुर्गा पूजा नहीं होता है? क्या झूठा बात कहते हैं, झूठा है, इतना झूठा कहते हैं, देख के शर्म आता है, इतना झूठा बात कहते। यूपी से खबर है जहां की जालौन में बीएसपी और एसपी की बड़ी रैली हुई और इस रैली से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत में अजीम इत्तेहाद बदलाव के लिए आया है और बदलाव तभी मुमकिन है जब पीएम बदलेगा। जी का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इस गठबंधन को इस ऊंचाई तक लाने का काम किया है। यही गठबंधन है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा बदल गई है। हर नेता की भाषा बदली हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि गठबंधन का मुकाबला कैसे करेंगे। हमें और आपको मिलावटी कह रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं हम महामिलावट नहीं हैं। हम देश को महापरिवर्तन देने जा रहे हैं, देश को एक नई सरकार देने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम नया देश बनाएंगे। जिसका सुनो वो कह रहा है कि नया देश बनेगा। हम गठबंधन के लोग कह रहे हैं नया देश तभी बनेगा जब देश में नया प्रधानमंत्री बनेगा, और ये महागठबंधन नया प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। ये पहले चाय वाला बन करके आए थे हमारे और आपके बीच में। 5 साल में पता लग गया चाय खराब है कि नहीं खराब है, और अब चौकीदार बन करके आएंगे। कितना भरोसा करोगे इन पर? जब इनकी चाय खराब हो गई तो चौकीदार भी नहीं अच्छे हैं, इसलिए जनता ने तय किया है इस बार चौकीदार की ये चौकी छीनने का भी चुनाव है। अगर बात हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी की न करें तो बात पूरी नहीं होगी। आजकल बाबा मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलें, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी से न जाने कौन कौन मिलने आ रहा है आजकल। अभी हरदोई गए थे, हरदोई में जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा सुरक्षा चक्र छोड़ करके उनसे सांड मिलने आ गया। नाराज था सांड, वो अपनी तकलीफ बताने पहुंचा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तकलीफ नहीं सुनी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस बार फिर बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है। हमारे नुमाइंदे विनीत ने मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में है, प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं वो। देखिए, काशी के लोग और काशी का बच्चा बच्चा गर्वान्वित अपने को महसूस करता है, गदगद महसूस करता है कि आज उनका प्रतिनिधि न केवल भारत के मान सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है, बल्कि काशी के मान सम्मान को दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उस शख्सियत का नाम हो गया है जो विकास और विश्वास को समर्पित नाम के रूप में जाना जा रहा है। तो इसलिए जो विकास और विश्वास का जो रास्ता मोदी जी ने एक काशी के प्रतिनिधि के नाते, एक देश के मजबूत नेता के नाते शुरू किया है, उस रास्ते को आगे बढ़ाना है।
हाँ सर, इसके साथ साथ बात करें सर, इस बार जो बीजेपी है सबसे ज्यादा संख्या में चुनाव लड़ेगी, लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को साथ लेकर के फिर से एक मजबूत सरकार, एक स्टेबल सरकार, एक जनता के सरोकार को समर्पित सरकार बनाने जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन वैभव के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक डूबती हुई नैया है और मुल्क के चौकीदार ने मुल्क के खजाने को ही लुटा दिया है। हमारे साथी रंजीता झा ने हरीश रावत से खास बातचीत की। महासचिव हरीश रावत हमारे साथ है बात करने के लिए। हरीश रावत जी, पीएम ने वाराणसी से अपना नामांकन पर्चा भर दिया, उनके जो प्रस्तावक थे उसमें एक चौकीदार भी था। उन्होंने चौकीदारों को भी बेचारों को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। लोगों ने देखा है कि जिन लोगों ने मेहुल चौकसी से लेकर के नीरव मोदी और ललित मोदी तक देश के खजाने को साफ किया है, बैंकों की सफाई की है, चौकीदार साहब ने मुंह फेर लिया और हाथ से कहा चले जाओ, मतलब इंग्लैंड में घूमो। तो ये इसलिए जो चौकीदार साहब है, उनकी जो देश के चौकीदार साहब हैं, उनकी विश्वसनीयता खतरे में है। वो दूसरे चौकीदारों को बचाएं, उनको अपने लपेटे में न लें। सर, लेकिन आज जिस तरह का मेगा शो हुआ, नामांकन मेगा शो, जिसमें तमाम एनडीए के बड़े नेता थे, उनको भी बुलाया गया, एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई, कल रोड शो और आज नामांकन शो। ये सब जानते हैं कि डूबती हुई नाव है, तो इसलिए सब साथ खड़े हो गए होंगे। लेकिन हकीकत ये है, देखिए, प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस घबराया हुआ है और इसीलिए उनको मेगा रोड शो करना पड़ा। यदि आपने कुछ काम किया है, देश के लिए किया है, वाराणसी के लिए किया है, तो आपको तो सिंपली जाना चाहिए था, बनारस जाकर के नॉमिनेशन करके वापस आ जाना चाहिए था, जो और प्रधानमंत्री करते रहे। तो आपको ये जो सारे बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग वहाँ जुटाने पड़े और शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा, ये क्या है? ये या तो आपका अहंकार बताता है या आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बड़ा लो है, वो उसको दर्शाता है। लेकिन प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने की बात खुद अपने मुंह से कहना, आप कार्यकर्ताओं के सामने कहना, कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना कि हाँ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, और फिर इस बात को वापस ले लेना और एक ऐसे कैंडिडेट को वहां उतारना जो ऑलरेडी पीएम मोदी से हारे हुए हैं, 75,000 वोट ही पाए थे। ये कांग्रेस की किस तरह की स्ट्रैटेजी है? कोई बात नहीं, जो हारते हैं वही जीतते भी हैं, और इसलिए पार्टी का वो निर्णय बहुत सही निर्णय है। और हम सब चाहते थे प्रियंका जी वहाँ से लड़ें, और बल्कि हम ही नहीं चाहते थे, हमारे भाजपा के दोस्त भी चाहते थे, जैसे अरुण जेटली जी हैं, वो भी चाहते थे। मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह जी, दूसरे लोग भी सब चाहते थे कि प्रियंका जी लड़ें ताकि मोदी जी वहाँ से पराजित हों। तो इसलिए अरुण जेटली जी भी निराश हैं, दूसरे लोग भी निराश होंगे। मगर प्रियंका जी के न लड़ने के पीछे बहुत सारी और बातें भी हैं, क्योंकि गठबंधन पहले से वहाँ अपना उम्मीदवार तय कर चुका था। तो हम कहीं वो दरार के रूप में, बड़ी दरार के रूप में भविष्य के लिए दिखाई दे, तो पार्टी को बहुत सारी चीज़ों पर विचार करना होता है। और मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि मोदी वहाँ से कोई जीतने जा रहे हैं, उनके चांसेस 50-50 हैं। और जो ज्योतिषियों ने कहा है कि काल सर्प योग है, महिला से हार सकते हैं, उनको अभी सावधान रहना चाहिए, वहाँ से महिला लड़ रही है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। मुंबई की माहिम दरगाह पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर नरेंद्र मोदी के हक में दुआएं भी की गई। खास रिपोर्ट। मुल्क में 3 मरहलों तक लोकसभा चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं और 29 अप्रैल को चौथे मरहले के चुनाव होने हैं। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म मोदी की चुनावी कामयाबी के लिए मुंबई की माहिम दरगाह में चादर चढ़ाई गई और नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने, इसके लिए दुआ भी की गई। मुस्लिम माइनॉरिटी फ्रंट तंजीम की तरफ से अकीदतमंदों ने चादर पेश की। इस मौके पर बीजेपी लीडर भी मौजूद रहे। देखिए, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 सालों में काम किया है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उनके हक में दुआ कर सके कि वो बड़ी लीड से इस बार बनारस से चुनाव जीते और दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने।
क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में अल्पसंख्यक समाज के लिए, खास करके मुस्लिम नौजवानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम पूरे समाज के लिए बहुत काम किया है। हम चाहते हैं कि दोबारा वो प्रधानमंत्री बन करके इससे भी ज्यादा काम करे और देश को पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे पर लेकर के जाए। मुंबई की माहिम दरगाह अकीदतमंदों के लिए अहम मकाम रखती है। चादर चढ़ाने के मौके पर मुस्लिम खवातीन भी मौजूद रहीं। जब से मोदी जी आए हैं, जब से उन्होंने जितना विकास किया है, मेरे ख्याल से तो ज्यादातर 40% मुसलमानों के लिए विकास किया है। आज बच्चे से लेके बुढ़े तक के कन्या योजना, उज्ज्वला योजना, और उज्ज्वला योजना तो ऐसा है कि घर घर जहाँ चूल्हे जलते थे, जहाँ पे बीमारी फैलती थी, आज वहाँ से बीमारी खत्म हो गई है। और उसके बाद आज कन्या योजना, जो आज बच्चे एजुकेशन से महरूम थे, सबसे ज्यादा मोदी जी की सरकार में उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, उनको फंड दिया गया है। इसलिए हम मोदी जी को चाहते हैं कि इन 5 सालों में जो मोदी जी ने मुसलमानों को देखते हुए जो काम किया है, आने वाले सालों में मैं ये सोचती हूँ कि आज उन्होंने 5 साल में इतना काम किया, तो आने वाले टाइम में अगर वो वापस से हमारे पीएम बनेंगे तो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। चौथे मरहले के चुनाव में मुंबई समेत महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसमें मुंबई की 6 सीटों के लिए भी वोटिंग होनी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। बिहार से खबर है, जहां के दरभंगा पार्लिमानी हलके से सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। अजीम इत्तेहाद की अगर बात करें तो आरजेडी उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी और एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के दरमियान सीधा मुकाबला है। हमारे साथी महफूज आलम ने अब्दुल बारी सिद्दीकी से इस सिलसिले में खास बातचीत की। दरभंगा लोकसभा हलके की सियासत अपने शबाब पर है। आप देख रहे हैं कि अजीम इत्तेहाद के आरजेडी उम्मीदवार, आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दरभंगा लोकसभा इंतखाब में मैदान में हैं। वहीं एनडीए से गोपाल जी ठाकुर हैं। सीधे अब्दुल बारी सिद्दीकी से जानते हैं कि क्या माहौल है आपके पार्लियामानी हलके में। आप रोजाना जो है कई गांव का दौरा कर रहे हैं, अभी भी दौरे पे हैं, आप क्या कहेंगे? इस बार के आम चुनाव को दरभंगा के लोग जो है वो खास चुनाव मान रहे हैं। इस वजह से कि साक्षी महाराज ने जो बयान दिया कि ये आखिरी चुनाव है, 2024 से चुनाव नहीं होगा, तो जो गरीब गुरबा है उसमें यह बात घर गई है कि हमारा वोट का अधिकार छीना जाने वाला है। तो दरभंगा लोकसभा हलके में आप किस तरह से लोगों को क्या समझा रहे हैं, किस तरह से अपना कैंपेन कर रहे हैं? दरभंगा जो है ये मिथिला का कैपिटल है, और मिथिला क्या अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपना सभ्यता है, और अपनी बोली है, अपना भाषा है, और फिर यहाँ की अपनी तहजीब है। तो यहाँ की जो अपनी जो तहजीब है वो नफरत को, उन्माद को और लड़ाई झगड़ा को पसंद नहीं करती है। चूँकि दरभंगा से बड़ी तादाद में माइग्रेशन होता है, चूँकि रोजगार नहीं है। अगर आप कहें तालीमी शरह की बात करें तो सिर्फ 44% समथिंग जो है यहाँ पे तालीमी शरह है, 45% मान सकते हैं उसको। और रोजगार नहीं होने की वजह से एक बड़ा मसला है कि जब यहाँ से यंगर जनरेशन बाहर चला जाता है, बड़ी तादाद में पलायन होता है। तो क्या कहेंगे इन तमाम मसलों को हल करने के सिलसिले में क्या वादा हो रहा है आप लोगों की तरफ? अगर ये दरभंगा मिथिला का कैपिटल है तो इसको कैपिटल की तरह देखना चाहिए, और यहाँ की जो जलवायु है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, जो इकोनॉमी है यहाँ की, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बैठाना यहाँ बहुत जरूरी है। अभी ये लोग नारा भी दे रहे हैं कि अब की बारी अब्दुल बारी, नहीं उसको बोल रहे हैं निष्ठा, लगन, ईमानदारी, अब की बारी अब्दुल बारी। तो इस बार जो है जाहिर है आप इंतखाबी मैदान में हैं, तो क्या दरभंगा के सिलसिले में क्या खाका आपके जहन में है कि अगर आपको यहाँ का बागडोर मिलता है, आप यहाँ से जीत कर जाते हैं, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी दरभंगा के डेवलपमेंट के लिए? दरभंगा की प्रायोरिटी में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये चीनी मिल, दूसरे छोटे छोटे उद्योग, रेल से इसको जो है जाल बिछाना, और फिर रेल और अन्य चीज़ों के जो है बड़े संस्थान प्रतिष्ठान यहाँ लाना। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक सर्वे कराया था
मुजफ्फरपुर से दरभंगा को रेल से जोड़ने का, वो हटे, वो खटाई में चला गया। तो यानी जो चीजें नहीं हो सकी या जो लोगों ने वादा किया था वो काम छूट गया, उसको आप पूरा कराएंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री का फरोग कर रहे हैं, रोजगार जनरेट करने की बात आप कर रहे हैं। रोजगार जनरेट करने की बात कर रहे हैं, और जो हमारा पंडोल है, हमारे जो बुनकर भाई हैं, वो उनका जो रोजी रोटी एक तरह से खत्म हो गया, उसको मतलब एक तरह से बाजार देना, उसको पॉपुलराइज करना, उसको जो है यहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, इसका जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, और मिथिला सांस्कृतिक विरासत विकास केंद्र का गठन करना, यह सब चीजें हमारी प्रायोरिटी है। यहाँ लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई विचार से है, व्यक्ति से नहीं है। यानी विचार से लड़ाई है, व्यक्ति से नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि सीधी फाइट जो है अजीम इत्तेहाद और एनडीए के दरमियान है दरभंगा में। आप क्या कहेंगे, आपका क्या मानना है? पूरे बिहार में लड़ाई है यही कि जो हमारा गठबंधन है और बीजेपी का जो गठबंधन का जो है उसके बीच में है। और एक सवाल सर यहाँ पे ये भी है कि अली अशरफ फातमी जो है नाराज होकर आपकी पार्टी छोड़ दी है, उनको टिकट मधुबनी से नहीं मिला। दरभंगा से वो सियासत करते रहे हैं, वहाँ से इंतखाब जीतते रहे हैं। आप जो है इस बार दरभंगा के उम्मीदवार हैं, इस पर कुछ अपना अगर रद्द अमल दें तो। ऐसा बता दें, यहाँ बहुत सारे पुराने लोग हैं, वो जानते होंगे कि 1991 में लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो दरभंगा में सार्वजनिक रूप से एमपी का उम्मीदवार मुझको घोषित करके रखा था। सारे लोग जानते हैं कि उस वक्त मैं एमपी का चुनाव लड़ने वाला था। किसी वजह से टिकट मुझको नहीं मिली, अली अशरफ फातमी साहब को मिली। अली अशरफ फातमी साहब जब कैंडिडेट हुए तो उस वक्त मेरा इलाका बहेरा हुआ करता था। मैंने अली अशरफ फातमी साहब से न गाड़ी लिया, न पोस्टर लिया, न पैसा लिया, और उनको अपने इलाके से 20,000 से ज़्यादा मतों से हमने वहाँ से जीत दिलाई। इस बार वो नाराज हैं क्या आपसे? बात ऐसा है कि मुझसे क्यों नाराज होंगे? पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। पार्टी से भी नाराज होने का क्या सवाल है? जो पार्टी का वफादार सिपाही है वो पार्टी में सुख में भी रहता है, दुख में भी रहता है। इस बार जो कैंपेन आप कर रहे हैं सर, क्या खास तरीका अपनाया है? अभी टोपी पहने हैं सर, आप राष्ट्रीय जनता दल लिखा हुआ है, आपके नुमाइंदे भी यहाँ जो लोग हैं वो भी जो है कांग्रेस का भी है, कांग्रेस की भी टोपी है, वो लोग भी पहन के घूम रहे हैं। हम का भी टोपी है और दूसरे पार्टी का भी है, और इसमें सब लोग हैं। और मुझको टाइम कम मिल रहा है, नहीं तो जो मेरा कन्विंस करने का, मिलने का, जुलने का, खास करके गरीबों से जो तरीका है, उनको जब तक हम समझा नहीं लेते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा कि ये अब्दुल बारी सिद्दीकी जो अजीम इत्तेहाद के आरजेडी उम्मीदवार हैं, बड़े काफिले के साथ मुख्तलिफ गाँव का दौरा कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि अगर उनको इस इलाके से वो जीतते हैं, इस इलाके में वो उम्मीदवार तो हैं ही, इस इलाके से वो जीत कर जाते हैं तो इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए वो काम करेंगे। ये वादा और दावा कर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से जा रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए, अगर पूरे मजमूई एतबार से दरभंगा लोकसभा हल्के को देखें तो ये कहा जा सकता है कि अजीम इत्तेहाद और एनडीए उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला है। कैमरामैन मनोज के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 दरभंगा। अकोला में इंतखाबात के दौरान जारी कोड ऑफ कंडक्ट को मुतासिर करने और सोशल मीडिया पर मजहबी जज्बात को मजरू करने के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक माझा अकोला नामी फेसबुक ग्रुप पर डाली गई सियासी पोस्ट पर कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया और इसको लेकर मुलजिम ने सीधे तौर पर एक खास मजहब को ही निशाना बना डाला। इस मामले में शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की। फिलहाल तफ्तीश जारी है।
आसिम अली अहमद अली निवासी फिरदौस कॉलोनी लकड़गंज, इन्होंने पुलिस स्टेशन रामदासपेट में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उनका फेसबुक पर एक अकाउंट है और वो एक ग्रुप में शामिल है। उस ग्रुप में किसी अजय हिंगनकर नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट डाली थी, जिस वजह से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इस तरह से रिपोर्ट के आधार पर कलम 295 भादवी के तहत ऑफेंस रजिस्टर कर लिया गया था और तफ्तीश में अजय हिंगनकर नाम का ये व्यक्ति असल में उसके नाम पर किसी ने फेक अकाउंट तैयार करके उस अकाउंट के ज़रिए ये पोस्ट फेसबुक पर अपलोड की थी। झारखंड के दानिश्वरों और कलमकारों ने जमहूरी हुकूमत के क़याम के लिए वोटरों से बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। रांची में न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए उन्होंने अवाम से सेकुलर किरदार अदा करने वाले उम्मीदवारों के हक में वोट करने की अपील की। बात बायस तमानियत है कि यहाँ का जो दानिश्वर तबका है वो जमहूरियत की असल रूह की बरकरारी पर तकरीबन मुत्तफिक है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो वोटिंग होगी 4 किस्तों में, वो वोटिंग काफ़ी फैसला कुन होगी। हमारा ये मुल्क सेकुलर है और इसका आइन भी सेकुलरिज्म की बुनियादी पर बना है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस आइन में सेकुलरिज्म के तकाज़े जो हैं हर हाल में उनका मलहूज़ रखा जाए। वोटरों से हमारी अपील ये है कि वो सही मानों में जो उम्मीदवार देखा जाए कि वो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर वो लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, हम उसी को वोट दें। सबसे बड़ा झारखंड की तमाम पार्लिमानी सीटों के लिए 4 मरहलों में इंतखाबात कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले मरहले के तहत 3 पार्लिमानी हलकों पलामू, चित्रा और लोहरदगा में इंतखाबात कराए जाएंगे। पलामू में बीजेपी के उम्मीदवार बीडी राम और आरजेडी के उम्मीदवार रघुवन राम के बीच है। वहीं लोहरदगा में बीजेपी के उम्मीदवार और मरकजी वजीर मुमलिकत सुदर्शन भगत और कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत के दरमियान मुकाबला है, जबकि चित्रा में बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सिंह का कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज यादव और आरजेडी के उम्मीदवार सुभाष यादव के दरमियान सहरुखी मुकाबला है। चित्रा में कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिससे अजीम इत्तेहाद के वोट बंटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उधर लोहरदगा सीट एससी के लिए रिजर्व है। और मुंबई की 6 लोकसभा नशिस्तों के लिए 29 अप्रैल को चौथे मरहले में इंतखाबात होने हैं। मुंबई की 6 नशिस्तों के लिए शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी उम्मीदवार में सीधा मुकाबला है। मुंबई के मुस्लिम राय दहिंदगान ने मुल्क की सालमियत के तहफ्फुज और सेकुलरिज्म की बका और तहफ्फुज के लिए वोट देने का फैसला किया है। रियासत का मुसलमान एक लंबे अरसे से मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा भी करता रहा है। रियासत की फडणवीस हुकूमत ने मराठा समाज को तो रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन मुसलमानों को अक्सर नजरअंदाज किया, जबकि सच्चर कमेटी और महमूदुर रहमान कमेटी मुसलमानों की पसमानदगी की मुंह बोलती तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एक अजीब ही रुझान देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे चुनावी बुखार आगे बढ़ रहा है, वोटिंग फीसद कम होता जा रहा है और इस वजह से उम्मीदवार जो कि चुनावी मैदान में है बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं, जो कि कुदरती बात है। हमारी एक खास रिपोर्ट। वजह जो भी हो, उत्तर प्रदेश में हर मरहले में वोट फीसद कम होता जा रहा है। 8 सीटों के लिए पहले मरहले का इंतखाब 11 अप्रैल को हुआ। इसमें 63.88% वोटिंग हुई। 18 अप्रैल को दूसरे मरहले में 8 सीटों के लिए वोट पड़े। इसमें वोटिंग तकरीबन 1.5% गिरकर 62.39% रह गई। मंगल 23 अप्रैल को तीसरे मरहले में तो हाल और बुरा रहा। तीसरे मरहले में 10 सीटों पर सिर्फ 61.40% वोटिंग हुई। वोटिंग में गिरावट ने उम्मीदवारों की नींद उड़ा दी है। – 2014 में इसी मौसम में चुनाव हुआ था, लेकिन तब के मुकाबले में 6 सीटों पर वोटिंग में गिरावट आई है। तीसरे मरहले में हुई वोटिंग में फिरोजाबाद, संभल, मैनपुरी, एटा, बदायूं और आंवला में कम वोटिंग हुई। कम होते वोटिंग फीसद ने सियासी पार्टियों की फिक्र बढ़ा दी है। सियासी पार्टियों के लीडरान गौर फिक्र में जुट गए हैं। अगर यही रुझान जारी रहा तो आखिरी मरहला आते आते
वोटिंग का फीसद बेहद कम रह सकता है और कम होते वोटिंग फीसद से सियासी समीकरण भी गड़बड़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दो 2019 आम इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हैं, लेकिन बिहार में तस्वीर कुछ अलग है। क्या है ये अलग तस्वीर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस बार के लोकसभा चुनाव में एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के सदर राहुल गांधी हैं। 2019 के इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन बिहार में 40 में से सिर्फ 2 ही ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार की सीधी टक्कर हो रही है। बाकी 38 सीटों पर या तो बीजेपी के लीडर कांग्रेस के इत्तेहादी पार्टियों से टक्कर ले रहे हैं या कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के इत्तेहादी पार्टियों से मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि उनके उम्मीदवार के आगे अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार टिक नहीं पाएंगे। कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में 2 सीटों की सपा बसपा ने फिक्स कर दी। तेजस्वी यादव के आरजेडी की हैसियत झारखंड में 1 सीट की कांग्रेस ने फिक्स कर दी और बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस की हैसियत 9 सीटों की फिक्स कर दी। आपस में इन लोगों के द्वंद्व है। कांग्रेस और तेजस्वी आरजेडी दोनों मिलकर एक दूसरे के खिलाफ शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, देखिएगा कि इनका सुपड़ा साफ होगा। बिहार के सासाराम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार छेदी पासवान और कांग्रेस की कद्दावर लीडर मीरा कुमार के बीच सीधा मुकाबला है, तो पटना साहिब से पहली बार लड़ रहे बीजेपी के रविशंकर प्रसाद का मुकाबला उनके पुराने साथी और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा से है। इन 2 सीटों के अलावा रियासत में किसी और सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला नहीं है। फिर भी कांग्रेस की दलील है कि उनकी लड़ाई एनडीए से है। बीजेपी से मुकाबला मतलब जो लोग सांप्रदायिक शक्तियां एक साथ मिलकर लड़ रही हैं, तो उसमें जेडीयू भी है, एलजेपी भी है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ताकतें एकजुट होकर लड़ रही हैं, उन सब से हमारा मुकाबला है। कोई इंडिविजुअल सिर्फ बीजेपी पार्टी से नहीं। हालांकि बिहार में कांग्रेस सिर्फ 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों को अपने इत्तेहादी पार्टियों का ही सहारा है और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस पार्टी के दावे में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश से खबर है, जहां के आगर मालवा जिले में एक छोटा सा उमला गांव है, जिस गांव के लोग 2 लोकसभा सीटों पर वोटिंग करते आए हैं। इस गांव की नुमाइंदगी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 रुकनी असेंबली करते हैं। तो इस गांव की कहानी क्यों अलग है, ये भी देख लीजिए। आगर मालवा जिले में एक छोटे से गांव आमला के लोग 2 लोकसभा सीटों के लिए वोट करेंगे। 200 मकानों और 1300 लोगों की आबादी के इस गांव की नुमाइंदगी 2 मेंबर पार्लियामेंट, 2 रुकनी असेंबली करते हैं। गांव में 4 तहसीलदार, 2 सीईओ और 4 थाने हैं। गांव आगर, सुसनेर, नलखेड़ा और बरोड़ 4 तहसील में मुनकसिम है। एक ही गांव में और एक ही मोहल्ले में रहने के बाद भी 2 भाई अलग अलग तहसील में रहते हैं। उनकी रुकनी असेंबली और मेंबर पार्लियामेंट भी अलग है। सरिया चौराहे पे जाए तो सेमलखेड़ी पंचायत लगती है और नलखेड़ा तहसील लगती है और गांव आगर में, और बाकी गांव आपका आगर में आगर तहसील में लगता है। इस गांव के एक ही मोहल्ले में बनी एक सड़क के दोनों तरफ एक खानदान रहता है। सड़क के एक तरफ रहने वाले वालिद और उनका एक बेटा 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में राजगढ़ पार्लिमानी हलके के लिए वोटिंग करेंगे, जबकि सड़क की दूसरी जानिब महज 15 फीट की दूरी पर बने मकान में रह रहा दूसरा बेटा 19 मई को देवास पार्लिमानी हलके के लिए वोट करेगा। मैं और मेरा पापा दोनों हम यहीं पे जाते हैं 100 कदम दूरी पे वोट डालने के लिए, और देवास जी। और मेरा जो बड़ा भाई है उसका राजगढ़ चुनाव में उधर आता है। हम आधे परिवार के तो देवास क्षेत्र में करेंगे और मेरा बड़ा वाला बालक जो सेमलखेड़ी में करेंगे, राजगढ़ क्षेत्र में। गांव की अनोखी बसावट की वजह से शकुंतला और उसके खानदान को वोट डालने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना होगा। तो सुविधा ये रास्ता है, इधर तो आगर है तो इधर तो नल लग गया और हमारे कोई सुविधा ही नहीं है इधर सेमलखेड़ी में।
इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि 2 पंचायत लग गई। पानी की समस्या है साहब, एक बीच में खाली ये रोड है और रोड से उधर वाला के पानी है नहीं, इधर वाला का पानी नहीं है। ये टंकी बनाई यहाँ। क्यों नहीं है रोड से उधर वालों के लिए? यूँ बता के सेमलखेड़ी पंचायत में हो आपके। और उधर कौन सी पंचायत? उधर आगर की पंचायत है, आमला पंचायत। तो 2 पंचायत हैं, इस वजह से हम घोटाले में पड़े हैं अभी तक। हमारा कोई होना ही कौन। सरकारी कागज पर पेचीदा तकसीम की वजह से गांव वालों को वोट देने से लेकर तमाम सरकारी कामों के लिए तमाम तरह की मुश्किलें पेश आती हैं। वहीं सरकारी अफसरों और मुलाजिमों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से इस गांव की तकसीम हुई है वो इस गांव को खास बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लोकसभा इंतखाब के चौथे मरहले में बिहार के 5 पार्लिमानी हलकों में पोलिंग होना है। तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से जहां इंतखाबी तशहीर अपने शबाब पर है, वहीं अजीम इत्तेहाद और एनडीए भी अपनी अपनी जीत के दावे ठोकती नजर आ रही हैं। चौथे मरहले में दरभंगा और बेगूसराय पार्लिमानी हलके पर सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है। तो आप देखिए यहां की सियासी सूरत हाल। मुझे इजाजत दें, आदाब। बिहार के दरभंगा, अजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर पार्लिमानी हलकों में 29 अप्रैल को पोलिंग होना है और सभी सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम में जुट गई हैं। अजीम इत्तेहाद और एनडीए ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। दरभंगा में मुस्लिम आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती आ रही है और इस बार मुसलमानों के वोटों में सेंध मारने की कोशिश में जुटी जेडीयू का कहना है कि दरभंगा में भी एनडीए कामयाब होगा। जैसे जैसे चुनाव का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एनडीए का डिजिट बढ़ रहा, यानी हम नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ जैसे जैसे मरहलावार चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। दरभंगा में क्या लगता है? दरभंगा में तो कोई लड़ाई अब बची ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से दरभंगा की सीट को लिया गया था उस हिसाब से जो हमारे प्रतिबंधित उम्मीदवार हैं उनका अपना जिसको वोट बैंक मांगते हैं वही उनके पास नहीं है। तो जब पूंजी ही गायब है तो फाइनेंस से क्या होना। उधर अजीम इत्तेहाद के मुताबिक दरभंगा काफी खास हलका है जहां आरजेडी उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी और बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस लीडर आजमी बारी ने कहा कि दरभंगा सीट पर अजीम इत्तेहाद का उम्मीदवार कामयाब होगा। बहुत अच्छा रहेगा, जिस तरह पहला, दूसरा और तीसरा हमारा बहुत अच्छा रहा है और हमको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने तीनों में काम किया है और उसके नतीजे अच्छे इंशाल्लाह आएंगे। उसी तरह चौथे में भी बहुत अच्छा रहेगा और जो चौथे सीट है जिन लोगों बिहार, स्पेशली बिहार में दरभंगा है, वहाँ से बारी सिद्दीकी साहब का जीत यकीनी है, क्योंकि वहाँ पर पहले फातमी साहब और शकील साहब 2-3 आदमी की बातें चल रही थी, लेकिन शकील साहब तो मधुबनी में लड़ रहे हैं और फातमी साहब नहीं लड़ रहे हैं और मुझे यकीन ही नहीं है कि पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं फातमी साहब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक ही पार्टी में रहे हैं। वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनको आने वाले दिनों में परेशानियों का सामना करना पड़े। पार्टी तो छोड़ दिए हैं ना? हाँ, पार्टी छोड़ दिए हैं, वो उससे में छोड़े हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां थी, कुछ दबाव था। उनका बेटा है, काम कर रहा है, फराज वहाँ काम कर रहा है, पार्टी का एमएलए है। तो जो हम लोग गठबंधन के बारी सिद्दीकी साहब हैं उनकी हम गए थे, वहाँ देखा है, वहाँ नतीजे अच्छे हैं और फिर 1-2 दिनों में जाने वाले हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जीत यकीनी है। बिहार के 5 पार्लिमानी हलकों में दरभंगा और बेगूसराय काफी अहम रहे हैं। बेगूसराय से आरजेडी उम्मीदवार तनवीर हसन, सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार और बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के दरमियान मुकाबला है। उधर आम वोटर अपने बुनियादी मसाइल पर उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहता है, उन्हें वोट देना चाहता है, लेकिन सियासी पार्टियां हैं कि लोगों के सवालात से बच रही हैं और इसकी जगह महज सियासी बयानबाजियां देकर ही इंतखाब जीतने की कवायद जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।